हेलो एवरीवन, मैं शिवा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पर। आज के इस लेक्चर में हम सब पढ़ने वाले हैं भारत के भौगोलिक विभाजन के बारे में, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि भारत का जो भौगोलिक विभाजन है वो किन किन आधारों पर किया जा सकता है और भारत का भौतिक विभाजन वास्तव में किन आधारों पर किया गया है। तो इस बारे में अब हम आगे के लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के भू आकृतिक प्रदेश और भौगोलिक विभाजन। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि हमारा जो भारत है उसके अंदर भू आकृतिक प्रदेशों की विविधता पाई जाती है। यानी कि भारत के भू आकृतिक प्रदेशों में कई प्रकार के जो भू आकृतियां हैं हमें देखने को मिलती है। इनमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भारत में 11% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। 18% भाग पर पहाड़ी क्षेत्र है। 28% भाग भारत का पठारीय क्षेत्र में आता है। पठारीय क्षेत्र में क्या होता है? पठारीय क्षेत्र वह इलाका है जिसकी हाइट 800 मीटर से कम है, ठीक है। 800 मीटर से कम जिसकी हाइट है वो पठारी क्षेत्र हो जाएगा। 43% जो मैदानी इलाका है भारत में वह भी पाया जाता है। ओके, तो भारत के भू आकृतिक प्रदेशों में सबसे पहले हमने देखा 11% भाग पर पर्वत हैं, 18% भाग पर पहाड़ियां हैं, 28% भाग पठार है और 43% जो भाग है वह मैदानी इलाका है। अब हम देखते हैं कि भारत के प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का जो पूरा मैप है उसको 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग भू आकृति के अनुसार। सबसे पहले देखिए उत्तर का पर्वतीय प्रदेश यानी कि हिमालय। हमारा जो मैप है, हमारा जो इंडिया का मैप है उसके अंदर सबसे ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है? हिमालय। हमारी उत्तरी सीमा का प्रहरी भी हम इसे कहते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान उसके नीचे आता है, ठीक है। हिमालय के नीचे आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार 3rd नंबर पर आता है। 4th पर आता है तटीय मैदान और 5th पर आते हैं भारतीय द्वीप समूह, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारे पूरे इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं इन पार्ट्स में। अब यहाँ पर आप इस मैप में देखिए एक बार, एक मैप हो सके तो आप भी इंडिया का एटलस अपने साथ ही लेकर बैठना ताकि आप मैं जो भी बोलूँ उससे कोरिलेट कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए ये जो पिंक शेड वाला हिस्सा है ये है हिमालयन रेंज, ओके, ये है हिमालयन रेंज। ये जो ब्राउन वाला हिस्सा है इसे हम बोल सकते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान। ये जो ब्लू वाला हिस्सा है इसे हम इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं। भारतीय मरुस्थल, थार का मरुस्थल जो है उसका ही एक फैला हुआ हिस्सा है भारतीय मरुस्थल भी, ठीक है। इसके नीचे आते हैं डेक्कन प्लेटेयू यानी कि दक्कन का पठार। ये जो पूरा हिस्सा है ग्रीन कलर का, इस पूरे हिस्से को जो त्रिभुजाकार आकृति हमें दिखाई दे रही है ये है दक्कन का पठार। और ये जो साइड में आप देख रहे हैं जगह छोड़ी हुई है ये क्या है? वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, पश्चिमी तट और पूर्वी तट यानी कि भारत का तटीय क्षेत्र। और यहाँ इस तरफ ये है हमारे द्वीप समूह, ठीक है, लक्षद्वीप वगैरह है यहाँ पर, नीचे अंडमान निकोबार। तो ये है हमारे द्वीप समूह। इस तरीके से एक बार हम लोगों ने ओवरऑल देख लिया है कि जो इंडिया का मैप है उसके अंदर स्थलाकृतियों का किस तरीके से विभाजन किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ये पढ़ाने वाली हूँ कि जो हिमालयन रेंज है, हिमालयन जो रेंज है जो हमें मैप में सबसे ऊपर दिखाई देती है, भारत के जो पूरे भौतिक भूभाग है उसका सबसे ऊपरी हिस्सा है हिमालयन रेंज। उसके बारे में अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम ये जाने कि हिमालय पर्वत का उद्भव हुआ कैसे था, कैसे जो आज हम देखते हैं वहां पर इतनी बड़ी हिमालयन रेंज देखते हैं वो आई कैसे होगी। तो इसे जानने के लिए आप इस डायग्राम पर एक बार फोकस कीजिए। जब कार्बोनिफेरस युग था, कार्बोनिफेरस एरा जब चल रहा था, उस समय हमारा जो पूरा पृथ्वी है, हमारी पूरी पृथ्वी 2 भागों में बटी हुई थी। इसमें जो स्थलखंड था उसे हम कहते हैं पैंजिया और जो वाटर बॉडी थी उसे कहते हैं पैंथालासा, ठीक है। स्थलखंड था पैंजिया और जो जलखंड था उसे हम कहते हैं पैंथालासा। उसके बाद में क्या हुआ, ट्रियासिक युग आने पर जो पैंजिया है हमारा ये 2 भागों में विभक्त हो गया। कौन से 2 भाग?
उत्तरी भाग को हमने बोला अंगारा लैंड और जो दक्षिणी भाग था उसे हमने बोला गोंडवाना लैंड। और जो बीच में जगह है, यहाँ पर पानी आ गया था तो पानी वाले इलाके को हमने क्या कहा? टेथिस सागर। ठीक है, टेथिस सागर, यानी कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी में दो तरह के चीजें पाई जा रही थी। फर्स्ट क्या थी? पैंजिया, जो कि स्थलखंड था। पूरा जो पृथ्वी का जो लैंड है वो पूरा एक गोले की तरह दिखाई देता था। जो आज हमें विभक्त तो टूटा हुआ दिखाई देता है, वो पहले एक गोले की तरह दिखाई देता था, जिसे हमने पैंजिया नाम दिया। और उसके चारों तरफ पानी, बहुत सारा पानी भरा हुआ था, जिसे पेंथालासा कहते हैं। आगे अगर हम चले तो ट्रियासिक युग के अंदर ये जो पैंजिया है ये टूटकर दो भागों में विभक्त हो गया। कौन कौन से भाग हो गए? ऊपर वाला अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में टेथिस सागर बन गया, जिसके जो निशान है, जो मतलब अवशेष हैं, वो आज हमें राजस्थान की खारी झीलों में दिखते हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो टेथिस सागर था वास्तव में एग्जिस्ट करता था ऐसा कुछ। आगे देखिए, जुरासिक युग आया उसके बाद में। जुरासिक युग में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों में विभाजन शुरू हुआ। ठीक है, दोनों ही टूटने लगे। तो अंगारा लैंड भी टूटा और गोंडवाना लैंड भी टूटा। गोंडवाना लैंड जो है वो 5 भागों में विभक्त हुआ, जिसे मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में G1 G2 के नाम से दर्शाया है। इसमें आप देखिए गोंडवाना लैंड के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, जो हम आज अगर हमारा वर्ल्ड जो मैप है उसके अकॉर्डिंग आपको समझाऊं तो इसके अंदर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप, अंटार्कटिक और ओशेनिया, ये जो पार्ट हैं ये सारे आते हैं। ठीक है, इसमें आप देखिए भारतीय उपमहाद्वीप। अब इस वर्ड से आप क्या समझते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप से हमारा मतलब है कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, कुछ पड़ोसी देश हैं, वो सब मिलकर के एक उपमहाद्वीप टाइप का, सब कॉन्टिनेंटल टाइप का एक एरिया बनाते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं एक तरीके से वो महाद्वीप एक छोटा महाद्वीप ही है। तो भारत और उसके पड़ोसी देश मिलकर के इसे बनाते हैं, इसलिए उसे हम मेजरली भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर मतलब जुरासिक काल में आपने क्या देखा कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों ही विभक्त होने लग गए। अंगारा लैंड विभक्त हो गया और गोंडवाना लैंड 5 भागों में टूट गया। जो मैंने आपको बता ही दिया कि 5 भागों में कौन कौन से आज के जो हमारे मैप के जो हिस्से हैं वो कौन कौन से थे। अब आगे देखिए धीरे धीरे क्या होता है, अंगारा लैंड जो ऊपर था और जो गोंडवाना लैंड है दोनों एक दूसरे की तरफ खिसकने लगते हैं। यानी कि जो भारत का जो भौगोलिक खंड है उत्तर पूर्वी दिशा की ओर इसने खिसकना स्टार्ट कर दिया। जैसे मानिए अगर ये हमारा हिस्सा है गोंडवाना लैंड में, ये अगर इंडिया है तो इसने उत्तर पूर्व इस दिशा में खिसकना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जब हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत उस तरफ खिसक रहा था, उस दौरान हिमालय पर्वत का अंगारा लैंड के साथ गोंडवाना लैंड के इस हिस्से की भिड़ंत के फलस्वरूप जो है हिमालय पर्वत का उदय हुआ है। ठीक है, मतलब अंगारा लैंड से गोंडवाना लैंड के टकराने के फलस्वरूप जो है जो हिमालय पर्वत है ये इनका उदय हुआ है। इसलिए हम क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत क्या है? न्यू फोल्डेड माउंटेन है, यानी कि नवीन वलित पर्वतमाला है। मैं जैसे आपको ये चीज समझाऊं तो जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ गोंडवाना लैंड है और ये मेरा हाथ अंगारा लैंड है। अगर दोनों आपस में जाके टकराएंगे तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये ऊपर उठेगा। ठीक है, आप इसे किसी कागज के साथ भी ट्राई कर सकते हैं कि अगर कागज पर मैं दोनों तरफ से फोर्स लगाऊंगी तो ये ऊपर उठेगा। इस तरीके से ही जब दो स्थलखंड आपस में टकराए तो जो टेथिस सागर था उसका जो अंदर अवशेष था, मतलब पूरा जो तलछट और जो भी उसके अंदर भरा हुआ था वो हिस्सा पूरा ऊपर उठा और उसे ही हम किस नाम से जानते हैं? हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, इस प्रक्रिया को होने में कई करोड़ों वर्ष का समय लगा है। लगभग 7,500 करोड़ वर्ष पहले शायद भारत ने खिसकना उत्तर पूर्व दिशा में प्रारंभ किया था। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हिमालयास के बारे में मैं आप लोगों को इस मैप के थ्रू कुछ समझा रही हूँ। हिमालय का जो ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव जो हमें आगे की वीडियो में पढ़ना है वो इस मैप में मैंने दर्शाया है, तो आप एक बार देखते चलिए। बाकी इन डिटेल आगे मैं कवर करवाने वाली हूँ, तो आप प्लीज आगे भी मेरे साथ बने रहिएगा। आगे देखिए, ये जो हमारा इंडिया का मैप है इसके अंदर सबसे ऊपर हिमालय खुद में बहुत बड़ी संरचना है। ठीक है, हिमालय पर्वतमाला खुद में ही बहुत बड़ी संरचना है और इसके अध्ययन के लिए हमने इसे 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं?
सबसे ऊपरी भाग को हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, उसके नीचे वाले भाग को हम महान हिमालय कहते हैं, और उससे नीचे वाले भाग को लघु हिमालय, और सबसे नीचे वाले भाग को शिवालिक भी कहते हैं। तो ये जो पूरा मैंने 4 आपको बताया है, इसमें ये मैप पूरा मैंने उसी अकॉर्डिंग बनाया है। तब आगे देखिए, ट्रांस हिमालय जो है वह श्रेणी यहाँ इस इलाके में पाई जाती है, ट्रांस हिमालय वाली, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 3 पर्वत श्रेणियां आपको नजर आ रही होंगी। ये पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? पहली है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर, KLZ। इसको इससे याद रखने की कोशिश कीजिए, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। और ये क्या है? ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ओके। आगे देखिए, इसके बाद में क्या आएगा? महान हिमालय। महान हिमालय यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से शुरू होकर आगे चलते जाइए अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक एक श्रृंखला के रूप में चल रहा है, ठीक है। ये जो चोटियां आपको दिखाई दे रही है ये सभी महान हिमालय की चोटियां हैं, ठीक है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक इसका विस्तार है, ठीक है। इसके नीचे आप लोग देखिए लघु हिमालय आता है। लघु हिमालय में सबसे पहले पीर पांजाल, फिर धौलाधर, नागटिब्बा और महाभारत, ठीक है। पीर पांजाल, धौलाधर, नागटिब्बा और महाभारत, इन 4 श्रेणियों में विभाजित है हमारा लघु हिमालय, ठीक है। कौन सी 4 श्रेणियां हैं? 1, 2, 3, 4, पीर पांजाल, धौलाधर, नागटिब्बा और महाभारत वाली, ठीक है। अब ये जो श्रेणी है इसका आगे भी विस्तार है। यहाँ पर देखिए आप लोग, जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, उसके अंदर भी इसका विस्तार है। सबसे पहले यहाँ पर एक जो श्रेणी है ये महान हिमालय वाली ही आ रही है भाई, ये ध्यान रखें आप लोग। नंगा पर्वत से स्टार्ट होकर के नामचा बरवा में तो आ ही रही है, साथ में नीचे कुछ श्रेणियां भी हैं, उन पर भी ध्यान दें। तो सबसे पहले डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी, ये 4 जो श्रेणियां हैं ये कहाँ पाई जा रही है? उत्तर पूर्व में हमारे, डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी, ठीक है। अब आगे देखिए, ये जो हमारी पर्वत श्रृंखला है ये तो हमने भारत का अध्ययन किया है कि भारत में किस प्रकार से ये श्रृंखलाएं जो है पाई जा रही हैं। लेकिन आप यहाँ देखिए कि पाकिस्तान में इस श्रृंखला के विस्तार को, हिमालय पर्वत के पाकिस्तान में विस्तार को सुलेमान श्रेणी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जबकि अफगानिस्तान में इसके विस्तार को हम हिंदू कुश के नाम से जानते हैं, ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, यहां पर देखिए आप लोग, जो हमारा मैप है इसके अंदर यहाँ पर एक और श्रेणी आपको म्यांमार की भी दिखाई दे रही होगी, जिसे हम अराकान यूमा के नाम से जानते हैं। महान हिमालय जो है आकर के फोल्ड होकर के नीचे भी आ रहा है। इस तरफ हमारा कौन सा पड़ोसी देश है? म्यांमार है। और म्यांमार में जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला जा रही है उसे हम अराकान यूमा के नाम से जानते हैं, अराकान यूमा पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इसके अलावा में हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में भी, यहाँ पर देखो जो नागालैंड है, नागालैंड के अंदर नागा हिल्स पाई जा रही हैं, मणिपुर के अंदर लेमाटोल हिल्स पाई जा रही हैं, और मिजोरम के अंदर मिजो हिल्स पाई जा रही हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक बार इस मैप का तो ओवरव्यू दे दिया है कि क्या क्या इसके अंदर हम लोग आगे इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो, अब हिमालय पर्वत के बारे में मुझे आपको पढ़ाना है कि हिमालय पर्वत एक्चुअल में है क्या। इसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं जिसको आप मेरे साथ समझते चले। सबसे पहली बात है, यह है अंतर्राष्ट्रीय नवीन वलित पर्वत। अंतर्राष्ट्रीय क्यों बोला मैंने? अंतर्राष्ट्रीय मैंने इसलिए बोला कि किसी एक राष्ट्र में, किसी एक देश में इसका विस्तार नहीं है। जैसा कि मैंने पढ़ा, पाकिस्तान में हम हिमालय पर्वत को सुलेमान के नाम से जानते हैं, अफगानिस्तान में किर्थर श्रेणी के नाम से जानते हैं, म्यांमार में अराकान यूमा के नाम से जानते हैं, और भारत में हम इसे हिमालय कहते ही हैं, ठीक है। चाइना में भी हम इसे हिमालय के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय नवीन वलित पर्वतमाला है। वलित मैंने बताया था आप लोगों को कि फोल्डेड माउंटेन है। जब 2 स्थलखंड आपस में टकराएंगे तो जो फोर्स लगता है उसकी वजह से बीच वाला जो स्थलखंड है ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय नवीन वलित पर्वत इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब ये भारत के साथ साथ और भी कई देशों में पाया जाता है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, उनके अंदर भी हिमालय पर्वत का विस्तार देखने को मिलता है। इसीलिए इसे हम अंतर्राष्ट्रीय नवीन वलित पर्वत भी कहते हैं।
इसका विस्तार अगर हम देखें तो 7 देशों में देखा जाता है। ठीक है, 4 देशों में हिमालय से बोला जाता है। 4 देशों में इसे हिमालय के नाम से जानते हैं। वे कौन से देश हैं? पहला है भारत, नेपाल, भूटान और चीन। भारत, नेपाल, भूटान और चीन में इन 4 देशों में इसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। अन्य नाम देख लीजिए तो अफगानिस्तान के अंदर हिमालय को हिंदू कुश के नाम से जानते हैं, जबकि सुलेमान के अंदर पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था। आगे देखिए, म्यांमार के अंदर हम इसे अराकान योमा के नाम से जानते हैं, अराकान योमा। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर अगर मैं देखूं तो इसकी जो लंबाई है वह है 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर की इसकी लंबाई है पश्चिम से पूर्व की ओर। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है ये हिमालय पर्वत। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, धनुषाकार है, तो धनुषाकार इस तरीके से है। ठीक है, यूं फैली हुई है यहां से नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक, तो ये धनुषाकार आकृति में हमें दिखाई देता है। सर्वोच्च चोटी है इसकी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है वो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और वो कहाँ पर पाई जाती है? हिमालय पर्वत में पाई जाती है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है, नेपाली जो है हिमालय पर्वत को सागर मोथा भी कहते हैं, और तिब्बती से चोमोलोंगमा कहते हैं। ठीक है, तिब्बती से चोमोलोंगमा, और नेपाली जो है इसे सागर मोथा के नाम से जानते हैं। औसत जो इसकी ऊंचाई वह है 6000 मीटर। ये क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, औसत ऊंचाई है इसकी 6000 मीटर। पश्चिम में यह ज्यादा चौड़ा है अपेक्षाकृत। ठीक है, कितनी चौड़ाई है? 400 किलोमीटर की इसकी पश्चिम में चौड़ाई है, जबकि पूर्व में इसकी चौड़ाई है 150 किलोमीटर। यानी कि अगर मैं हिमालय के बारे में बात करूं तो पश्चिम दिशा में हिमालय पर्वत की चौड़ाई ज्यादा है अपेक्षाकृत पूर्वी दिशा के। पूर्वी दिशा में हिमालय पर्वत की ऊंचाई ज्यादा है। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं, अगर ये चौड़ाई है, ये ज्यादा होगी तो ऊंचाई कम होगी, ऊंचाई ज्यादा होगी तो चौड़ाई कम होगी। इस हिसाब से पश्चिम के अंदर इसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा है, और जो पूर्व के अंदर है इसकी चौड़ाई कम है। ठीक है, आगे देखिए। अब हम देख लेते हैं, मैंने जैसे आपको अभी बताया था मैप पढ़ाते वक्त कि हिमालय को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है महान हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, और चौथा है शिवालिक। ठीक है, ये जो हिमालय पर्वत है हमारे पास में, इसके अंदर डिवाइडिंग और कनेक्टिंग जो एरियाज हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? यानी कि एक हिमालय की श्रेणी को दूसरी श्रेणी से अलग करने वाले, डिवाइडिंग और जोड़ने वाले जो एरियाज हैं उन्हें हम किन नामों से जानते हैं? तो सबसे पहले देखिए, ट्रांस हिमालय और जो महान हिमालय है इनके बीच में पाया जाता है ITSZ। ITSZ मतलब इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन। ठीक है, यानी कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में पाया जाता है इंडो सांगपो सचर जोन। ठीक है, और महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में पाया जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ओके, आगे देखिए, जो हमारा लघु हिमालय है और शिवालिक है इनके बीच में पाया जाता है मेन बाउंड्री फोल्ड। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ओके, शिवालिक और जो हमारा उत्तर भारत का मैदान है ना, इसके बीच में पाया जाता है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ये जो है शिवालिक हिमालय और जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उनके बीच में पाया जाने वाला फॉल्ट है। ठीक है, आगे देखिए, जो ट्रांस हिमालय है हमारा, हमने देखा हिमालय को हमने 4 भागों में बांट करके देखा है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और चौथे नंबर पे शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है KLZ के क्रम को। सबसे पहले K से काराकोरम, L से लद्दाख और Z से जास्कर। ठीक है, ये जो 3 श्रेणियां हैं तीनों की तीनों ही ट्रांस हिमालय का एक हिस्सा है। ओके, तो पहले देखिए कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, काराकोरम के अंदर सबसे पहले देखिए K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, जो हमारे भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जो हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन सी है? K2, गॉडविन
ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, इसका नाम किसने दिया था? अंग्रेजों ने दिया था। ठीक है, ये भारत की तो सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये भारत की तो सर्वोच्च चोटी है, लेकिन ये वर्ल्ड की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे बड़ी चोटी कौन सी हुई? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे है। अब जो K2 है, K2 अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर POK के अंदर सिचुएटेड है। POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, आप जानते ही होंगे। आगे देखिए, जो हमारा लद्दाख है, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राका पोशी। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राका पोशी है। राका पोशी जो चोटी है, इसके बारे में एक फैक्ट ये भी ध्यान रखने का है कि ये दुनिया की सब सर्वोच्च ढाल वाली चोटी है। राका पोशी, राका पोशी दुनिया की सर्वोच्च ढाल वाली चोटी है, जो कि कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में। ठीक है, लास्ट में देखिए, जो जास्कर है हमारा, ये जास्कर, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कामेट। माउंट कामेट जो है जास्कर की सबसे ऊंची श्रेणी है, जो कि कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अब जो लद्दाख है और जास्कर है, इसके बीच में से जो ये नदी आ रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, लद्दाख और जास्कर के बीच में देखिए, यहाँ से शुरू होकर के जो नदी जा रही है, ये कौन सी नदी है? इंडस रिवर है। ठीक है, सिंधु नदी है, लद्दाख और जास्कर के घाटियों के बीच में से होकर के गुजरती है। आगे देखिए, अब ये श्योक नदी है। श्योक नदी सिंधु की एक सहायक नदी है, जो कि काराकोरम और लद्दाख के बीच में से निकलती है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में से श्योक नदी का उद्गम होता है, और श्योक नदी जो है वो इंडस की एक सहायक रिवर है। ठीक है, तो अभी हमने ट्रांस हिमालय के बारे में इतने फैक्ट्स देख लिए हैं। आगे देखिए, अब आप लोग, अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि जो ट्रांस हिमालय है हमारा, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, इन दोनों को अलग क्या करता है? ITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन जो है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर ये देखिए कि जो ट्रांस हिमालय है हमारा, वहां पर पाए जाने वाले कुछ ग्लेशियर्स के नाम कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार देख लीजिए और फिर ढंग से देखिएगा कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये यहाँ पर देखिए हिस्पर, उसके बाद बियाफो, फिर बाल्टोरा, फिर दियामिर, चोमोलुंगमा, खुर्दोपिन, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आप लोग जानते ही हैं, हमारे भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर से एक रिवर भी आती है, निकलती है, नुब्रा नदी जिसको बोलते हैं। वही नुब्रा नदी जो हमने अभी पहले पढ़ा कि श्योक रिवर जो इंडस की सहायक नदी है, उस श्योक रिवर की सहायक नदी है नुब्रा रिवर। ठीक है, जो नुब्रा रिवर है वो निकलती है सियाचिन ग्लेशियर से और जाकर के मिलती है श्योक रिवर में, उसकी सहायक नदी भी कहलाती है। और श्योक रिवर जो कहाँ से निकलती है? लद्दाख और काराकोरम के बीच में से निकलती है, आगे जाकर के इंडस में मिल जाती है। और इंडस कहाँ से निकलती है? इंडस निकलती है जो लद्दाख है वो और जास्कर के बीच में से। ठीक है, आगे देखिए, ट्रांस हिमालय को देखिए अब। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय के अंदर तिब्बत हिमालय आता है, तिब्बत हिमालय। ठीक है, इसे ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। अब देखिए, जो ट्रांस हिमालय है हमारा, ये जो हमारा हिमालय है, हिमालय का जो नॉर्दर्न पार्ट है, इसके बारे में अब मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी देने वाली हूँ, तो आप इसको ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात देखिए, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हिमालय बना कैसे, तब मैंने आपको बताया था कि जो पेंजिया है वो 2 भागों में डिवाइड हुआ था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो जो हमारा ट्रांस हिमालय है वह अंगारा लैंड का एक भाग है। ठीक है, ट्रांस जो हिमालय है इसकी लंबाई कितनी है? 1000 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 250 से, चौड़ाई कितनी है? 250 से 50 किलोमीटर के बीच में। और ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 4500 मीटर के लगभग यहाँ पर औसतन इतनी ही ऊंचाई पाई जा रही है। श्रेणियां हम लोगों ने अभी अभी देखी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। नदियां देखिए, तो नदियां हमने अभी पढ़ी, सिंधु रिवर, श्योक रिवर और नुब्रा रिवर, तीनों के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ITSZ का यहाँ पर क्या काम है? इंडस सांगपो सचर जोन जो है उसका क्या काम है? वो जोड़ना और विभाजन करना, इसका काम है। किसको? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को जोड़ता भी है और ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को विभाजित भी करता है, ITSZ। ओके, अब यहाँ पर देखिए, जो ये ट्रांस हिमालय है इसकी खोज किसने करी है? तो 1906 से 1907 के बीच स्वेन हेडन ने इसकी खोज करी है। ठीक है, आई होप आज की क्लास में मैंने जो आपको पढ़ाया आपको समझ आया होगा।
मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इसे पढ़ते समय आप अपने साथ में मैप जरूर लेकर बैठे, आप अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।